व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन-टी-की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है और समय चल रहा है 1930 का। जगह है नॉर्वे का एक गांव, जहां हम कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें एक सौ दिखती है जो कि एक बर्फ के ऊपर रखी थी। अब उसके आसपास पानी भरा हुआ था। सारे बच्चे वहां जाने से डर रहे थे, लेकिन थॉर नाम का बच्चा हिम्मत दिखाते हुए वहां चला जाता है और उस सौ को उठा लेता है। पर वापस आते टाइम वो बर्फ टूट जाती है और वो जमा देने वाले पानी में गिर जाता है। अगर वो थोड़ी देर और अंदर रहता तो शायद उसकी मौत हो जाती, लेकिन समय रहते ही और बच्चे उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब घर जाने पे उसे बहुत डांट पड़ती है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि अगर थोड़ी देर पानी में और वो रहता तो वो मारा जाता। वो बोलते हैं कि तुम्हें इसे एक सीख जरूर मिली होगी कि कभी भी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। वादा करो मुझसे कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। थॉर के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं होता। वो चुपचाप लेटा रहता है। अब कई साल बीत जाते हैं और अब थॉर बड़ा हो चुका है। वो प्रोफेशन से एक एक्नोग्राफर है और उसका काम है दुनिया के अलग अलग जगहों या टापू पे जाना जहां आज तक कोई भी नहीं गया है, और वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि वो कहां से आए और क्या करते हैं। और इस काम में उसका साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी देती है। अभी इस समय पर वो पॉलिनेशिया के एक टापू पर रह रहा है, जहाँ के लोगों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब एक दिन थॉर और उसकी गर्लफ्रेंड एक बूढ़े आदमी के साथ बैठे होते हैं। वो उसे पूछता है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि हमें यहाँ पर भगवान के बेटे टिकी लेकर आए थे, जो कि सन ऑफ गॉड है। वो हमारे पूर्वज हैं जो हमें टापू पर लाए थे, और वो जगह समुंदर की दूसरी तरफ पर है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईस्ट की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि वहां से। अब ये देखकर थॉर हैरान था। तो वो आदमी कहता है कि दुनिया में हर चीज ईस्ट की तरफ से आती है, चाहे वो बिजली हो, सूरज हो या फिर चलने वाली हवाएं हो, सब कुछ। अब वो बूढ़ा आदमी उन्हें जंगल के बीच में लेके जाता है जहां पे द सन ऑफ गॉड की मूर्ति रखी हुई थी। अब उस बूढ़े आदमी को लग रहा था कि उसके पूर्वज साउथ अमेरिका से आए हुए थे, जैसे कि उसके पूर्वजों ने उन्हें बताया था। लेकिन किताबों और इतिहासकारों की माने तो ये लोग एशिया की तरफ से आए थे। यही बात थॉर को सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में सच क्या है। अब यहाँ समय चल रहा है 1946 का, पर थॉर के दिमाग में उस बूढ़े आदमी की कही हुई बात भुलाई नहीं जा रही है, और उसने उस बात की सच्चाई ढूंढने में 10 साल लगा दिए, जिसका जवाब है हाँ। उस बूढ़े आदमी की कही बातें सच थी। उसके पूर्वज साउथ अमेरिका से आए थे, और उसने इस बारे में काफी थ्योरीज भी लिखी है, जिसे लेकर वो एक पब्लिशर के पास जाता है, पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है और उसकी बुक को पब्लिश करने से। उसका भी कहना था कि तुम्हारी सारी थ्योरीज गलत है, क्योंकि आज से 1500 साल पहले साउथ अमेरिका के लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि वो उस पर बैठकर पूरे समुंदर को पार कर वहां पॉलिनेशिया के टापू तक जा सके। लेकिन एशियन के लोगों के पास उस समय ऐसी बोट्स मौजूद थी जिसकी मदद से वो ऐसा कर सकते थे। इसलिए सच यही है कि वो लोग एशिया से ही आए थे। तो थॉर कहता है कि नहीं, ये गलत है। उनके पूर्वज साउथ अमेरिका से एक राफ्ट पर आए थे। अब ये सुनकर पब्लिशर हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक काम करो, एक राफ्ट बनाओ और साउथ अमेरिका से उस आइलैंड तक पूरा समुंदर पार करके दिखाओ। और हाँ, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज मत करना। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब होते हो तो मैं तुम्हारी बुक छाप दूंगा। अब ऐसा करना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये सफ़र पूरा 8000 किलोमीटर का है। बड़े बड़े शिप भी इस सफ़र में गायब हो जाते हैं। फिर एक छोटी सी राफ्ट कैसे पूरा कर पाएगी। लेकिन थॉर अपनी 10 साल की मेहनत को खराब होने नहीं देगा। वो इस सफ़र के लिए जोश जोश में हाँ बोल देता है और फंडिंग ढूंढने चला जाता है। सबसे पहले वो एक मैगजीन ओनर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक राफ्ट से साउथ अमेरिका से पॉलिनेशिया के आइलैंड तक जाने वाला हूँ। तो वो ओनर भी कहता है कि हम कभी सुसाइड के लिए फंडिंग नहीं करते। उसका भी साफ साफ यही कहना था कि वो लोग एशिया से आए थे, ना कि अमेरिका से। तो थॉर बोलता है कि ये गलत है। कोलंबस के अमेरिका आने से पहले यहाँ के लोग उस आइलैंड पर चले गए थे। अब यहाँ से वो सीधा बार में जाता है जहाँ पे कुछ मछुआरे थे जिनका समुंदर के रास्ते से आना जाना लगा रहता था। वो उन लोगों को एक राफ्ट का स्केच दिखाकर कहता है कि इसे कॉन-टी-की कहते हैं। मैं इस पे पारू से पॉलिनेशिया तक जाने वाला हूँ, जो कि 8000 किलोमीटर का सफ़र है। क्या तुम में से कोई मेरे साथ इस सफ़र पर चलना चाहेगा? तो एक आदमी कहता है कि मैं अटलांटिक महासागर में 22 दिन तक रह चुका हूँ, पर जिस बोट पर मैं था वो आज की आधुनिक चीज़ों से बनी हुई थी, ना कि रस्सियों से। तुम जिस बोट से वहाँ जाना चाहते हो उसे तुम कुछ ही दूरी तक जा पाओगे। क्यों तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो?
जो तुम सोच रहे हो वो नामुमकिन है। यहाँ तो तुम अपनी राफ्ट का डिज़ाइन चेंज कर दो या फिर अपने फैसले, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब थॉर उनकी बातों से सहमत नहीं था, इसलिए वो बार से बाहर आ जाता है। उसकी ये बातें एक हरमन नाम का आदमी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वो बार के बाहर आता है और उससे मिलता है, जो कि प्रोफेशन से इंजीनियर था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है, मैं अपने रिलेशन में फंस चुका हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा रोमांच चाहिए। अब ये सुनकर अब थॉर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और उसे दोबारा पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ चलने को तैयार हो या फिर ये कोई मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा ये अंतिम फैसला है। कुछ इस तरह से उसे उसका पहला साथी मिल चुका था। अब इस बात की न्यूज़ वो अपनी वाइफ को बताता है, जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो उससे कहता है कि मैं इस क्रिसमस पर घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं पेरू से पोलिनेशिया तक जा रहा हूँ एक राफ्ट बनाकर, जो कि मैं खुद बनाऊंगा। अब ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और ऐसा करने से मना करती है, लेकिन थॉर कहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को कोसता रहूँगा। इसमें मेरी ज़िंदगी के 10 साल लग गए हैं और मुझे ये करना ही होगा। ये सब सुनने के बाद उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, पर वो कुछ जवाब नहीं देता और फ़ोन रख देता है। अब थॉर हरमन के साथ पेरू पहुंचता है, जहाँ पे पहले से 10 लोग मौजूद थे जो कि इनके साथ जाने वाले थे, और ये लोग भी। अब वो सभी को एक स्ट्रक्चर दिखाता है जो आज से 1500 साल पहले राफ्ट का था। उन्हें इसी तरह की राफ्ट को बनाना है बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना। अब यहाँ थॉर को आखिरी काम करना था, जो कि थी फंडिंग। वो इसी को लेकर एक अमीर आदमी के पास जाता है जो पेरू में ही रहा करता था। वो उसे बताता है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो लोग उस आइलैंड पर रहते हैं वो यहीं के हैं, हमारे देश के ही हैं, ना कि एशिया के। ये सुनकर वो अमीर आदमी पहले तो हैरान होता है और थॉर के जज्बे के आगे वो भी झुक जाता है और फंडिंग के लिए हाँ कर देता है। अब धीरे धीरे करके ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि कुछ लोग पेरू से पोलिनेशिया तक का सफ़र एक राफ्ट से करने वाले हैं। इसी सिलसिले में एक दिन थॉर से मिलने एक एथनोग्राफर आता है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ के कल्चर को डिस्कवर करते हैं। वो आदमी भी थॉर के साथ जाना चाहता था और उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। सो यहाँ पे थॉर को एक और आदमी, एक और साथी मिल जाता है और अब उनकी टीम 6 लोगों की हो जाती है। पर इतने लोगों को एक छोटी बोट पर लेके जाना आसान नहीं है, साथ में इतने लोगों का खाना भी चाहिए। वेल, ये तो आगे ही पता लगेगा कि क्या ये लोग वहाँ पहुँच पाते हैं या बीच में ही इनका सफ़र ख़त्म हो जाएगा इनकी ज़िंदगी के साथ। और इसके बाद सारे लोग कार्ड बनाने में लग जाते हैं। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो सेम उसी तरह से कार्ड बना लेते हैं जैसे 1500 साल पहले बनती थी। अब जाने से पहले थॉर अपनी वाइफ को कॉल करता है और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब थॉर भी उसकी हालत समझता है और कहता है कि अगर मैंने ये सफ़र पूरा कर लिया तो हमें और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और आखिरी बार उसे गुड बाय बोलता है और फ़ोन काट देता है। अब 28 अप्रैल 1947 का वो दिन आ जाता है जब ये 6 लोग पेरू से निकलने वाले थे। पर यहाँ इनको छोड़ने और इनका हौसला बढ़ाने पूरे शहर के लोग आए थे, क्योंकि ऐसा काम किसी ने आज तक नहीं किया था और ना ही सोचा था। तो ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। अब सारे लोग उन्हें बाय करते हैं और जैसे जैसे राफ्ट ज़मीन को छोड़ रही थी, थॉर के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहे थे, क्या वो इस सफ़र में ज़िंदा बचेगा? जो उसने ये फैसला लिया है वो सही है या गलत है? पर वो आखिर में ठान लेता है और पूरी टीम के साथ निकल जाता है। अब इन लोगों ने अपने साथ एक रेडियो भी रखा हुआ था ताकि ये बाहर की न्यूज़ सुन सके। अब सफ़र शुरू होता है और पहले दिन ये लोग जो अपने साथ खाना लाए थे वो खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन सफ़र में आगे बढ़ने पर एक रात मौसम कुछ सही नहीं होता और इन लोगों को जिसका डर होता है वही होता है। समुद्री तूफान, तेज़ बारिश होने लगती है जिसमें पूरी राफ्ट अनबैलेंस होने लगती है और इस तूफान में थॉर पानी में गिर जाता है। उसे तो स्विमिंग भी नहीं आती, पर जैसे भी करके उसके दोस्त उसे ऊपर उठा लेते हैं। आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। अगर वो इस सफ़र पर अकेले आता तो आज उसका ये आखिरी दिन होने वाला था। अब इस हादसे की वजह से वो बोट में बैठे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि ये सफ़र कितना ज़्यादा खतरनाक है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है, पर अगले दिन जब थॉर राफ्ट की हालत देखता है तो हैरान रह जाता है। तूफान की वजह से पूरी राफ्ट, पूरी बोट खराब हो चुकी थी। जब हरमन और उसके दोस्त बोट को सही करते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे की लकड़ी पर पानी लगने की वजह से वो खराब होने लगी है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते ताकि कोई भी डरे ना।
वहीं दूसरी तरफ थॉर देखता है कि रेडियो भी काम नहीं कर रहा और उसकी वजह था एक पैरेट जिसने रेडियो का वायर काट दिया था। और ये पैरेट किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं के एक साथी का था। अब इन लोगों के पास एक ही रास्ता था जिसे ये बाहर की दुनिया से बात कर पाते, पर अब वो भी नहीं रहा। लेकिन यह मुसीबत कम नहीं होती। इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि जहाँ पर ये लोग खड़े हैं वो एक समुंदर है जिसमें व्हेल और शार्क का राज चलता है, जो इन्हें और इनकी राफ को एक बारी में निगल सकती है। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और यहाँ एक आदमी के पास 1500 साल पहले वाला मैप भी था जिसकी मदद से वो लोग आगे बढ़ रहे थे और इस समय पे वो सही रास्ते पर हैं अभी तक। अब एक दिन हरमन को दूर एक शार्क दिखती है जो दिखने में काफी विशाल थी, पर वो इन लोगों से काफी दूर थी इसलिए इन्हें डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी एक दूसरी शार्क इनके राफ्ट से नीचे से गुजरती है जिसे हरमन देखकर बहुत डर जाता है और एक नोकीले हथियार से उस पर हमला कर देता है। अब थॉर उसे ऐसा करने से रोकता है लेकिन वो नहीं मानता और शार्क पे हमला कर देता है। अब वो नोकीला हथियार एक रस्सी से बंधी हुई थी जो राफ्ट से बंधी थी। जैसे जैसे शार्क नीचे जा रही थी वो रस्सी खींचना शुरू हो जाती है जिससे राफ्ट भी नीचे जाने लगती है। अब उसके ऊपर खड़े सारे लोग पानी में गिरने वाले होते हैं कि तभी वो हथियार शार्क से निकल जाता है और राफ्ट एक बार फिर से स्टेबल हो जाती है। अब इस गलती की वजह से राफ्ट में मौजूद सभी लोग हरमन को बहुत सुनाते हैं क्योंकि आज सबकी जान उसकी वजह से जाने वाली थी। पर थॉर उन्हें ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ऐसा करने से राफ्ट पर दुश्मनी बढ़ेगी और उन्हें अभी एकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। वो सबसे शांत रहने को बोलता है और अब इसी तरह से पूरे 25 दिन बीत जाते हैं। अब इन लोगों के पास खाने की कमी होना शुरू हो जाती है, साथ में इनका रेडियो भी खराब हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं सारे लोगों की हालत भी खराब होने लगी थी, पर इसी बीच हरमन की दिमागी हालत भी अब बिगड़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब इस बोट में सारी रस्सियां खुल जाएगी जिससे हम सारे डूब जाएंगे और यहाँ उसे उस बार में कहे हुए आदमी की बातें याद आने लगती है कि हम लोग ज़्यादा दिन तक इस बोट पर टिकने वाले नहीं हैं। एक दिन वो एथनोग्राफर जिसका नाम सैम होता है वो सेफ्टी बोट से दूर जाता है जिससे उन लोगों की फोटोज को खींच सके। लेकिन इसी बीच वहाँ कुछ शार्क आ जाती हैं जो उसकी बोट के आसपास घूमने लगती हैं जिसे थॉर देख लेता है और सारे लोग फौरन उसकी बोट को खींच लेते हैं जिससे कि उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोट पर जो पैरेट मौजूद था वो गलती से पानी में चला जाता है और शार्क इस मौके का फायदा उठा लेती है और उसे खा जाती है। चार्ली जो कि पैरेट का मालिक था वो खुद के सामने अपने पैरेट को मरता देख सदमे में चला जाता है और उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस शार्क की टेल को पकड़ लेता है और खींचकर बोट पर पटक देता है। अब जिसके बाद वो एक चाकू से उसे मार डालता है और उसके पेट को फाड़ देता है ताकि पैरेट उसे मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस शार्क का खून पूरे समुंदर में फैल जाता है जिसकी स्मेल से अब सारी शार्कें उन लोगों के आसपास घूमने लगती है जो किसी भी वक्त एक साथ इन पर हमला कर सकती है। अब ये सब देखकर हरमन बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो एक बॉक्स लेके आता है जिसमें उसने कुछ स्टील की वायर रख रखी थी। वो थॉर से कहता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जैसे भी करके हमें इस वायरस को इन शार्क से बांधना होगा जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकें। पर थॉर ये करने को मना कर देता है कि हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, हम सेम उसी तरह से जाएंगे जैसे 1500 साल पहले लोग गए थे। ये बोलते हुए वो उन वायर्स को पानी में फेंक देता है और इस चीज़ को देख के हरमन अपना काबू खो देता है और तभी उसका एक पैर फिसल जाता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है। शार्क उसके चारों तरफ मौत बनकर घूम रही थी। इस समय रहते हुए रस्सी फेंक कर उसके साथ ही उसे बचा लेते हैं। अब उसके वापस आने पर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और वो अपनी गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगता है और सबको साथ रहकर इस सफ़र को पूरा करने को कहता है। अब धीरे धीरे करके 60 दिन बीत जाते हैं और राफ्ट पे अब माहौल ख़राब होने लगा था। सभी की मेंटली और फिजिकली हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और सबसे बड़ी मुश्किल थी इन्हें पता ही नहीं था कि ये किस रास्ते पर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि ये रास्ता भटक चुके थे। जो आदमी ने रास्ता बता रहा था उसे खुद नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद उसे मैप में कुछ रास्ते दिखते हैं जिस पर वो गौर करता है, साथ में दूरबीन से देखता है तो उसे कुछ दिखता है और वो थॉर से कहता है कि हम सही रास्ते पर हैं, हम पॉलिनेशिया के करीब हैं। और ये बात सुनते ही पूरे शिप में खुशी की लहर दौड़ उठती है। पूरे 60 दिन बाद इस बोट पर थोड़ी खुशी आई थी जिसे सारे लोग साथ में एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी भी इनकी मंजिल दूर थी। इसके बाद थॉर रेडियो की मदद से दूर पैरों में एक सिग्नल करता है। जी हाँ दोस्तों, इनका रेडियो भी अब सही हो चुका है। वो सभी को बताता है कि हम जिंदा है और मंजिल के बहुत ही करीब हैं।
अब ये खबर आग की तरह फैल जाती है और थॉर उसके साथियों की हर जगह तस्वीर लगना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से उनकी फैमिली को पैसे मिलते हैं, न्यूज़पेपर में उनकी खबरें छपने लगती है। उधर धीरे धीरे लोग पोलिनेशिया के करीब आते जा रहे थे। अब एक रात सभी दोस्त एक साथ लेटे होते हैं तो थॉर कहता है कि हम उसी स्टार को फॉलो करके यहाँ पहुंचे हैं जिसे 1500 साल पहले फॉलो किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा होगा। वो उसी समय पे पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है कि हम पूरी दुनिया में अकेले हैं, शायद नेचर ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। और आज का दिन है 8 अगस्त 1947। सुबह होते ही चार्ली को एक बर्ड दिखती है जिसे देख के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये पंछी एक संदेश दे रहा है कि आसपास कहीं ना कहीं जमीन है। अब 101 दिन बाद एक दिन इन्हें दूर एक आइलैंड दिखता है जो पोलिनेशिया का आइलैंड था, और ये वही आइलैंड होता है जहां पर इनका सफर खत्म होने वाला था। पर वहां जाना भी इतना आसान नहीं है। इनका सामना आखिरी सबसे बड़ी मुश्किल से होता है, एक बहुत बड़े तूफान से, या फिर ये कहें कि लहर से। अब ये लोग एक कैलकुलेशन लगाते हैं। हरमन बताता है कि समुंदर में हर 13 लहर में से 12 लहर ऊंची होती है, इसलिए उन्हें अपनी इस राफ्ट को लंगर की मदद से पानी में रोक के रखना होगा, ताकि जैसे ही 13वीं लहर आए वो इस लंगर को ऊपर खींच ले, जिसे हम तेजी से लहर की मदद से किनारे तक पहुंच पाए। अब वो लोग लंगर को पानी में डाल देते हैं, लेकिन 10वीं लहर में ही उनकी रस्सी टूट जाती है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय गॉड को याद करने का। गॉड भी बहादुरों का साथ देते हैं। वो लोग लहरों को चीर कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच थॉर पानी में गिर जाता है और उसे वही आवाज़ें सुनाई देती है जब वो बचपन में आरी लेने गया था। पर इस बार उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके नीचे जमीन थी। जी हाँ दोस्तों, ये लोग पूरे 120 दिन के समुंदर को पार करके पोलिनेशिया फाइनली पहुंच चुके थे। थॉर उस आइलैंड की जमीन को देखकर रोने लगता और उसने जो सोचा था वो करके दिखा दिया। उसके दोस्त उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और थॉर भी उन्हें कहता है कि हमने कर दिखाया। अब इसके बाद वो लोग वहीं एक कैंप लगाते हैं और अमेरिका मैसेज सेंड करते हैं कि हमने करके दिखा दिया। अब बीबीसी न्यूज़ पूरी दुनिया में ये खबर सुनाती है कि एक आदमी जिसने 5000 मील का सफ़र एक राफ्ट से तय किया है। कहानी के आखिर में हमें इन 6 लोगों की ओरिजिनल फ़ोटोज़ दिखाई जाती है। साथ में ये भी बताया जाता है कि इस सफ़र के बाद ये साबित हो जाता है कि पोलिनेशिया के लोग एशिया से नहीं साउथ अमेरिका से आए थे। अब थॉर इस खोज के बाद भी नहीं रुकता। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी साइंस और टेक्नोलॉजी को दे दी, पर 87 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, जिसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कमेंट का। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।